हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर यानी कि झारखंड स्टेट बोर्ड जो है, जिसे आप झारखंड एकेडमिक काउंसिल के नाम से भी जानते हैं, उसके वर्ग 10 का जो मॉडल पेपर है टर्म 1 एग्जाम का सब्जेक्ट इंग्लिश का, उसका सोल्व आंसर हम आपके पास लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं वीडियो में। यहाँ पर दिया हुआ है कि समय आपको 1 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक मिलेगा आपको। 4 ऑप्शंस आर गिवन, हर प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, आप उसमें से जो आपको सबसे अच्छा ऑप्शन लगेगा कि यह सही है उसे चुनिएगा। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस को आपको टच करना है। एंड नो मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर, अगर आप कोई गलत करते हैं तो उसके लिए आपके कोई भी मार्क्स काटे नहीं जाएंगे। अब देखिए यहाँ एक पैसेज है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5। इस पैसेज को पढ़कर, यहाँ जो नीचे दिया गया है उसको पढ़कर 1 से लेकर 5 तक प्रश्न जो है उसका उत्तर देना है। हफीज कॉन्ट्रैक्टर वाज बोर्न इन 1950, जो हफीज कॉन्ट्रैक्टर थे उनका जन्म 1950 में हुआ था। ही डिड हिज ग्रेजुएट डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर फ्रॉम मुंबई इन 1975 एंड कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी। तो जो हाफिज़ थे उन्होंने अपना ग्रेजुएशन डिप्लोमा जो था आर्किटेक्चर में वो पूरा किया था मुंबई से 1975 में एंड कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन, और अपना ग्रेजुएशन उन्होंने कंप्लीट किया था कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क यानी यूएसए से ऑन अ टाटा स्कॉलरशिप। उन्हें टाटा ने स्कॉलरशिप दिया था, टाटा कंपनी ने। हफीज कॉन्ट्रैक्टर कमेंसेड हिज कैरियर विद टी, उन्होंने अपना कैरियर टी के साथ प्रारंभ किया था। खैरीघाट एज एन अप्रेंटिस आर्किटेक्ट एंड इन 1977 ही बिकेम द एसोसिएट पार्टनर इन द सेम फर्म। उन्होंने 1977 में वो जो फर्म था जिसमें वो अप्रेंटिस किया करते थे, उसमें 1977 में वे एक एसोसिएट पार्टनर सहयोगी पार्टनर बन गए थे। बिटवीन 1977 एंड 1980 हफीज वाज अ विजिटिंग फैकल्टी। 1977 से लेकर 1980 तक हफीज एक विजिटिंग फैकल्टी, मतलब कि जो एकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई में था वहाँ पर पढ़ाने जाया करते थे। हिज प्रैक्टिस हैड मॉडेस्ट बिगिनिंग इन 1982 विद द स्टाफ ऑफ 2। वो अपना जो प्रैक्टिस था उन्होंने 2 स्टाफ के साथ 1982 में अपना खुद का काम स्टार्ट किया। टुडे द फर्म हैज़ ओवर 350 एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग सीनियर एसोसिएट आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइनर्स, ड्राफ्ट्समैन, अ सिविल इंजीनियरिंग टीम एंड आर्किटेक्चर सपोर्ट स्टाफ। अभी उनके पास 350 लोग काम कर रहे हैं, उसमें सीनियर एसोसिएट शामिल हैं, आर्किटेक्ट शामिल हैं, इंटीरियर डिजाइनर शामिल हैं, ड्राफ्ट्समैन शामिल हैं, सिविल इंजीनियर वगैरह शामिल हैं। ये पूरा टीम तैयार है। अब आप प्रश्न 1 में आइए। प्रश्न 1 कह रहा है कि द पैसेज इज अबाउट, पैसेज जो है वह किसके बारे में है? तो पैसेज हफीज कॉन्ट्रैक्टर के बारे में है। तो प्रश्न नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हफीज कॉन्ट्रैक्टर। जो दूसरा प्रश्न है वह कह रहा है कि व्हाट हैपेंड बिटवीन 1977 एंड 1980। 1977 और 1980 के बीच में क्या हुआ था? हफीज ऑफन विजिटेड एकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई। तो हफीज जो एकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर था मुंबई में, वहाँ पर पढ़ाने जाया करते थे 1970 से 1980 के बीच में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। हफीज डिड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम, हफीज ने अपना ग्रेजुएशन कहाँ से पूरा किया था? तो हफीज ने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था एकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर न्यूयॉर्क, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 4, हु आर अमॉन्ग द 350 एम्प्लॉयज ऑफ हफीज फर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। जो हफीज के फर्म है उसमें जो 350 एम्प्लॉयज हैं उनमें कौन लोग शामिल हैं? तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि इंटीरियर डिजाइनर्स, बी कह रहा है ड्राफ्ट्समैन एंड सी कह रहा है कि आर्किटेक्ट्स, डी कह रहा है कि ऑल ऑफ द अबव। ये सभी शामिल हैं, तो ऑल ऑफ द अबव मार दीजिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज अ सिनोनिम ऑफ स्टार्टेड। स्टार्टेड का पर्यायवाची क्या होता है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है उसमें से बताना है आपको। फॉर्म, कमेंसेड, कंप्लीटेड एंड मॉडेस्ट। स्टार्ट का मतलब शुरू करना होता है, तो कमेंस का मतलब भी शुरू करना होता है, तो स्टार्टेड का पर्यायवाची हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा कमेंस्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक और पैसेज दिया हुआ यहाँ पर दिया हुआ है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 6 to 10। प्रश्न संख्या 6 से 10 का उत्तर देना है आपको इस पैसेज को पढ़ के। पैसेज अभी देखिए क्या है पैसेज में।
पैसेज में है कि द एंशियंट नालंदा वाज सेंटर ऑफ लर्निंग फ्रॉम द 5th सेंचुरी सीई टू 12th सेंचुरी सीई। जो नालंदा यूनिवर्सिटी था वो 12वीं शताब्दी से 5वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक एजुकेशन हब हुआ करता था, मतलब कि लर्निंग सेंटर हुआ करता था। लोकेटेड इन प्रेजेंट डे राजगीर, बिहार, इंडिया। बिहार के राजगीर, भारत के बिहार राज्य के राजगीर एरिया में ये लोकेटेड था, अवस्थित था। नालंदा वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। नालंदा जो है वह विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय था। एंड यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है कि द रूइंस ऑफ नालंदा महाविहार, नालंदा महाविहार की जो बर्बादी है और उसका जो साइट है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को ने उसको मान्यता प्राप्त किया है कि विश्व धरोहर के रूप में। द न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी इज envisaged envisaged as a center of inter civilization dialogue। जो न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी है उसको एक इंटर सिविलाइजेशन डायलॉग के रूप में मान्यता प्राप्त किया गया है, मतलब कि उसका परिकल्पना किया गया है। आइए प्रश्न संख्या 6 में चलते हैं। वहाँ पे है कि चूज अ सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। इस पैसेज का एक सुटेबल टाइटल दीजिए। तो क्या हो जाएगा, लर्निंग सेंटर, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी में मार दीजिए, ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7 में आते हैं। वहाँ कह रहा है कि एंशियंट नालंदा वाज नोन फॉर, जो पुराना नालंदा है वह किसके लिए जाना जाता था, तो एजुकेशन के लिए जाना जाता था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एजुकेशन। प्रश्न संख्या 8 में चलते हैं। 8 कह रहा है न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज, नई नालंदा विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण है क्योंकि इट इज इमेजिन एज अ सेंटर ऑफ इंटर सिविलाइजेशन, इट इज कंसिडर्ड। तो एनविसैज्ड आपको पैसेज में दिया हुआ है, एनविसैज्ड का सिनोनिम होता है कंसिडर्ड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज कंसिडर्ड एज अ सेंटर ऑफ इंटर सिविलाइजेशन डायलॉग। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सिनोनिम ऑफ डिक्लेयर्ड। डिक्लेयर्ड का पर्यायवाची क्या होता है, तो डिक्लेयर्ड का मतलब होता है घोषित और अनाउंस्ड का मतलब भी होता है घोषित। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है कि राजगीर, बिहार, इंडिया इज फेमस फॉर, किस लिए फेमस था, तो वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी है, रूइंस ऑफ नालंदा महाविहार एंड इट्स हेरिटेज साइट, ये तीनों चीज के लिए फेमस था। तो आप यहाँ पर मार दीजिए ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में आइए। प्रश्न संख्या यहाँ पर जो आगे, अज्यूम योरसेल्फ एज अ सुमन सुनील राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड Karan congratulating him on his success. Complete the informal letter by choosing suitable given options from 11 to 15। आप सुमन और सुनील हैं और आप अपने दोस्त किरण या करण को एक उसकी सफलता पर बधाई पत्र लिखकर भेज रहे हैं। कंप्लीट द इन्फॉर्मल लेटर बाय चूजिंग सुटेबल गिवन ऑप्शन फ्रॉम 11 to 15। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 11 से 12 तक जो खाली स्थान है उसको आपको एक कोई नीचे ऑप्शन दिया हुआ है 11 से 15 का, तो उसी खाली स्थान को नीचे ऑप्शन देख देख के आपको भरना है। चलिए, जो प्रश्न संख्या 11 है उसका ऑप्शन देखिए क्या क्या है। उसका ऑप्शन है डियर किरण करण। तो ये जो कैपिटल लेटर से डियर स्टार्ट हो रहा है आपका, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आप यहाँ जो खाली स्थान है वहाँ पर भर दीजिएगा क्या, ऑप्शन बी। यहाँ पर आपका हो जाएगा डियर करण या किरण, यहाँ पर बी आपका आएगा 11 का। 12 में कर आई सा योर नेम, आई सा योर नेम। अब यहाँ पे देखिए 12 का ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। 12 का ऑप्शन दिया हुआ है आपका कि अपन, बिटवीन, अमोंग। तो दो से ज़्यादा जब होते हैं तो बीच के लिए आप अमोंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पर 12 का सी में लिखिएगा अमोंग द फर्स्ट डिविजनर्स, प्रथम श्रेणी के लोगों के बीच तुम्हारा रिजल्ट देखा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन अमोंग, यहाँ पर लिख दीजिएगा 12 में अमोंग। जो अमोंग हो गया, अमोंग यानी कि ऑप्शन नंबर सी, सी हो जाएगा राइट आंसर 12 का। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि सक्सेस भरिएगा कि सक्सेसफुल, कि सक्सेस, कि सक्सेसफुल। दो सक्सेसफुल है, दोनों में फ़र्क देख लीजिएगा कि एक में डबल एस है, एक में सिंगल एस है। तो पहले देखिए कि 13 नंबर है कहाँ पे। 13 नंबर है यहाँ पर कि सो प्लीज़ एक्सेप्ट माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर ग्रैंड सक्सेस। यहाँ सिर्फ सक्सेस भरिएगा आप, सक्सेसफुल नहीं भरिएगा, क्योंकि सक्सेसफुल के बाद वो आगे कोई नाउन होना चाहिए था। तो यहाँ पर सिर्फ सक्सेस भरिएगा आप, क्योंकि सक्सेसफुल नाउन नहीं होता है, सक्सेस नाउन होता है। तो यहाँ पे क्या भरिएगा, ग्रैंड सक्सेस। सक्सेस कहाँ गया, सक्सेस।
ऑप्शन नंबर ए। और सही जो स्पेलिंग है सक्सेस का वह रहता है SUCCESS। तो आप यहाँ पर भर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए सक्सेस। जहाँ 13 खाली स्थान है यहाँ पर आप सक्सेस लिख दीजिए, सक्सेस। उसके बाद ऑप्शन नंबर 14 में क्या है, यहाँ देखिए कि यू वर्कड हार्ड एज वी सो शैल वी रिप, REAP, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। अब ऑप्शन नंबर 14 में आ जाइए, क्या है, रिप 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 और रिप, सब रिप है, लेकिन जो सही स्पेलिंग है रिप का वो है आपका ऑप्शन नंबर डी में REAP। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है योर लविंग फ्रेंड, योर लविंगली फ्रेंड। तो जब योर्स हो जाता है तो आपका वहाँ पर लविंगली फ्रेंड हो जाएगा, योर्स लविंग नहीं, योर्स लविंगली फ्रेंड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आगे है फिल इन द ब्लैंक्स बाय फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुटेबल वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फ्रॉम 16 to 17। प्रश्न संख्या 16 और 17 में आपको जो सुटेबल वर्ब है वो फिल करना है। बेबीज व्हेन दे आर हंग्री, तो यहाँ पे आपको भरना है कि जो बेबीज हैं वे भूखे हैं, जब भूखे होते हैं तो क्या करते हैं, क्राई, क्राइज और क्राइंग और क्राइड। तो ये आपको उनका आदत बताना है, जो आदत होता है वो इंडिफिनिट से बिलोंग करता है। तो बेबीज प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्राई यूज करते हैं, वर्ब का सिंगल फॉर्म फर्स्ट हम यूज करते हैं, तो क्राई हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्राई। प्रश्न संख्या 17 देखिए, व्हाट टाइम द ट्रेन लीव्स द ट्रेन, डज द ट्रेन लीव। तो सही हो जाएगा जो वर्ब का फॉर्म वो हो जाएगा डज द ट्रेन लीव। व्हाट टाइम डज द ट्रेन लीव, ट्रेन कब प्रस्थान करती है, व्हाट टाइम डज द ट्रेन लीव। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे दिया हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुटेबल मॉडल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फ्रॉम 18 से 20, मतलब कि 18 to 20। तो प्रश्न संख्या 18 से 20 में आपको सुटेबल मॉडल रखना है, मॉडल भरना है। सीमा एंड आकाश डांस वेल, तो कैन डांस वेल। तो आप यहाँ पर भर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर हो जाएगा कैन डांस वेल। प्रश्न संख्या 19 में देखिए क्या है, यहाँ पर है गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद के लिए आप मे का यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 20 में है कि यू खाली स्थान पे द टैक्सेज, आपको टैक्स देना चाहिए, तो उसके लिए मस्ट का यूज करते हैं। जब अनिवार्यता होती है और ऐसा सलाह जो अनिवार्य रूप से हो वो उसको क्या करते हैं हम लोग, मस्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप यू मस्ट पे द टैक्सेज, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 21 में आइए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ चूजिंग सुटेबल नॉन फिनिश फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फ्रॉम 21 to 23। प्रश्न संख्या 21 से लेकर 23 तक आपको नॉन फिनिट भरना है। सी इज टू वीक टू वॉक, अगर ये शुरू में TOO वाला टू रहता है तो उसके बाद जो आता है वह TO वाला टू रहता है, और टू के बाद हमेशा भाव अपने सिंपल फॉर्म में रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर बी। रिमूव टू आप पढ़े होंगे, यानी कि सी इज टू वीक टू वॉक, वह इतनी कमजोर है कि चल नहीं सकती। ऑप्शन नंबर 22 में देखिए, जॉब इज नॉट ईजी, जॉब इज नॉट ईजी। तो यहाँ पर जब भी शुरू में हो जाता है तो ING फॉर्म यूज करते हैं। टू गेट रहता तो ये हो सकता था, पर टू गेट्स है, टू के बाद गेट्स होता नहीं है, इस बार अपने सिंपल फॉर्म में रहता है। तो गेटिंग यहाँ पर जेरंड हो जाएगा नॉन फिनिट का, तो गेटिंग जॉब इज नॉट ईजी। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गेटिंग जॉब इज नॉट ईजी। क्वेश्चन नंबर 23, इज इंजरियस टू हेल्थ, खतरनाक है सेहत के लिए क्या, स्मोकिंग। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। इसको छोड़कर कोई और भी ऐसे आता है क्वेश्चन, तो अगर स्टार्ट में आपको भरना रहेगा नॉन फिनिट तो आप ING फॉर्म ही भरिएगा, और यदि इन्फिनिटिव मतलब 2 प्लस इन्फिनिटिव रहेगा तो इन्फिनिटिव भरना होगा आपको, तो 2 प्लस वर्ब रहेगा सिंगुलर फॉर्म में 2 + V1, तब उसको भरिएगा। नहीं तो आप जेरंड फॉर्म ही यूज करिएगा, जेरंड फॉर्म मतलब कि भर प्लस ING। तो स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे पैसेज दिया हुआ है,
We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. यह नेल्सन मंडेला का जो लिखा हुआ आत्मकथ्य है उस पे आपका चैप्टर है, टेक्स्ट बुक में आपका दिया हुआ एक चैप्टर, उसी से यह पैसेज लिया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 24 देखिए। हु इज नरेटिंग द अबव लाइन्स? उपयुक्त वाक्यों का वर्णन कौन कर रहे हैं? तो नेल्सन मंडेला कर रहे हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 25 में आइए। इट इज अ विक्ट्री फॉर ह्यूमन डिग्निटी, व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या है? इट इज ऑफ क्वालिटी, इट इज ऑफ लिबर्टी, इट इज ऑफ सेल्फ, ये सारे, तो ऑल ऑफ द अबव में सही मार दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 26, व्हाट डज डिस्टिंग्विश्ड? डिस्टिंग्विश्ड मीन्स, डिस्टिंग्विश्ड का मतलब क्या है इस पैसेज में? तो उसका मतलब होता है रिस्पेक्टिव, यानी कि सम्मानित। डिस्टिंग्विश्ड मतलब सम्मानित, तो सम्मानित को इंग्लिश में रिस्पेक्टिवली बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि हु वेयर द ऑनर्ड गेस्ट? सम्मानित अतिथि कौन थे? तो वर्ल्ड लीडर्स, विश्व से जो भी नेता आए थे वे सभी सम्मानित अतिथि थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अब आगे देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चंस फ्रॉम 28 to 31। 28 से लेकर 31 तक जो ऑप्शंस है सही विकल्प उसको चयन करिए। वाई वाज द यंग सीगल अफरेड टू फ्लाई? यंग सीगल जो था वह उड़ने से क्यों भयभीत था? तो बिकॉज ही हैड शॉर्ट विंग्स, क्योंकि उसके छोटे पंख थे। बिकॉज ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, क्योंकि वह सोचता था कि उसके पंख उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। बिकॉज ही सॉ वास्ट सी बेनीथ हिम, क्योंकि उसने अपने नीचे विशाल समुद्र को देख लिया था। और डी में है बोथ बी एंड सी, बी और सी दोनों, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, बोथ बी एंड सी। ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के बारे में, कर्मचारियों के बारे में लेंचो ने क्या सोचा? डिसऑनेस्ट पीपुल, हेल्पफुल, फ्रेंडली, अनग्रेटफुल। जब लेंचो को 100 पेसोज के बदले में 70 पेसोज मिले थे तो उसने सोचा कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने उसके बाकी पैसे चुरा लिए थे, तो वो उन लोगों को बेईमान समझ रहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा डिसऑनेस्ट पीपुल, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 30 देखिए। हु वाज अन्यज बेस्ट फ्रेंड? अन्य की बेस्ट फ्रेंड कौन थी? तो अन्य की बेस्ट फ्रेंड जो उसकी किट्टी थी। किट्टी एक डॉल थी, उसे मतलब कि वो परिकल्पना में, सिर्फ कल्पना में किट्टी रहा करती थी। किट्टी का एग्जिस्टेंस नहीं था, सिर्फ किट्टी को वो सोचा करती थी कि किट्टी नाम की उसकी कोई फ्रेंड है, वो उसी से बातें किया करती थी। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड कौन थी? किट्टी। हु वाज अनिज बेस्ट फ्रेंड? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किट्टी। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द गिवन पोएम इज रिटन बाय पोएट रॉबर्ट फ्रोस्ट? इनमें से रॉबर्ट फ्रोस्ट द्वारा लिखा हुआ कविता कौन सा है? तो फायर एंड आइस। 31 का राइट आंसर हो जाएगा फायर एंड आइस, ऑप्शन सी। आगे है यहाँ पर, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो फ्रॉम 32 to 35। नीचे दिया गया जो कविता का अंश है उसको पढ़कर प्रश्न संख्या 32 से 35 का उत्तर देना है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। हु हैज रिटन दिस लाइन्स? तो इसको लिखे कौन थे? इसको लिखे थे लेस्ली नॉरिस। अ टाइगर इन द जू आपका एक चैप्टर है क्लास 10 में, यह उससे लिया गया एक्सट्रैक्ट है, तो उसको लिखे थे लेस्ली नॉरिस। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। फिर पूछ रहा है कि हु इज ही इन दिस लाइन्स? इन लाइन्स में ही किसे कहा गया है? तो यहाँ पर बात हो रही है न लेपर्ड की, न हाइना की, न बियर की, न टाइगर की। टाइगर की बात हो रही है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टाइगर को ही बोला गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट डज प्लम्प मीन? प्लम्प का मतलब क्या होता है? प्लम्प मोटा या थुलथुल जो बदन के लोग होते हैं उनको कहा जाता है। तो प्लम्प का मतलब हो जाएगा फैट मीन्स मोटा, और प्लम्प मीन्स भी मोटा, तो फैट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 35 कर रहा है कि वेयर शुड ही बी अकॉर्डिंग टू दिस एक्सट्रैक्ट? इस एक्सट्रैक्ट के मतलब उसे कहाँ होना चाहिए था? तो उसे जंगल में होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन क्वेश्चंस फ्रॉम 36 to 40। प्रश्न संख्या 36 से 40 तक जो प्रश्न दिए गए हैं उनमें सही विकल्प का चयन करिए। व्हाट मेड द थीप कम बैक टू अनिल? जो चोर था वह अनिल के पास वापस क्यों आ गया? पहला, अनिल्स ऑनेस्टी।
और अनिल के ईमानदारी की वजह से, हिज गिल्टी फीलिंग, उसे खुद गिल्ट फील हो रहा था, सी बोथ ए एंड बी दोनों, और डी नन ऑफ द अबव। तो दोनों, वो अनिल की ऑनेस्टी भी और उसे गिल्टी फीलिंग भी हो रहा था, तो राइट आंसर हो जाएगा सी बोथ ए एंड बी। 37 देखिए, मिसेज पम्फरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज एलिमेंट बिकॉज ट्रिकी का जो खराब स्वास्थ्य था उसके लिए मिसेज पम्फरी जिम्मेवार थी। क्यों? सी ओवरफेड हिम, उन्होंने उसे ज़्यादा खिलाया था। सी ट्रीटेड हर बैडली, उसने कुत्ते के साथ खराब व्यवहार किया था। सी डिड नॉट गिव हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, उसने उसका एक्सरसाइज नहीं करवाया था। तो यहाँ पर ए और सी जो पार्ट है उसके अनुसार वो ज़्यादा खिलाती भी थी और कुत्ते से एक्सरसाइज भी नहीं करवाती थी, इसके चलते बीमार हो गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38, हु इज मिसेज पम्फरी? मिसेज पम्फरी कौन थी? तो पाठ के अनुसार ऑनर ऑफ द डॉग थी, कुत्ते की मालकिनी थी। तो ऑप्शन नंबर ए मार दीजिए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, व्हाट वर्क डिड द थीप डू फॉर अनिल? चोर अनिल के लिए क्या काम करता था? द थीप यूज टू मेक टी फॉर अनिल, चोर अनिल के लिए चाय बनाता था। बी द थीप यूज टू गो टू मार्केट, चोर बाजार जाता था। बोथ ए एंड बी, दोनों काम करता था। तो सही उत्तर हो जाएगा सी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा, हु डज आई रेफर टू इन द थीप स्टोरी? चोर की कहानी जो द थीप स्टोरी पार्ट है उसमें आई किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो हरि सिंह के लिए। कहानी का नरेटर यहाँ पर हरि सिंह है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।